नमस्कार प्यारे बच्चों, वेलकम टू क्वांटम एकेडमी वाराणसी सेंटर। मैं आपका अपना नीलेश सर। आज हम लोग आ गए हैं क्लास 12th के इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर का दूसरा लेक्चर लेके। हाँ, तो पिछले लेक्चर्स में हमने क्या क्या पढ़ रखा था। तो अगर हम बात करें तो पिछले लेक्चर्स में हमने चार्जेस के बारे में पढ़ा था और एक लॉ पढ़ा था जिसका हमने क्या पढ़ा था, कूलम्स लॉ। आज आप सब लोग हेडिंग देख रहे होंगे कि आज हम क्या करने जा रहे हैं, कूलम्स लॉ पर न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं। यस, ठीक है। आज अपन क्या करेगा, न्यूमेरिकल करेगा, धीरे धीरे करता चलेगा, सारा प्रॉब्लम सॉल्व करता चलेगा हर पॉइंट के लिए। तो मेरी बात ध्यान से सुनो, चले स्टार्ट करें। कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। और भैया पढ़ के मज़ा आया सब लोग को? सबने देखा पहला लेक्चर कैसा रहा? अपना एक्सपीरियंस हमको बताते रहा करो। तुम्हारा एक्सपीरियंस हमको बहुत बड़ा मोटिवेशन देता है। मज़ा आता है कि हाँ भाई, बच्चा पढ़ा, लेक्चर किया, फिर उसके बाद उसने मुझे बताया कि हाँ सर इस तरीके से हम पढ़े, हमको अच्छा लगा, ये चीज़ें समझ में आई, ये चीज़ें नहीं आई। तो आपके जो कमेंट्स है ना, वो मेरे लिए बहुत, कहते हैं ना, टॉनिक की तरह काम करता है। जितना अच्छा आपका कमेंट रहेगा उतना अच्छा मैं और अच्छा पढ़ाएगा, ठीक है। बाकी अपने इस दोस्त यार तक बढ़ाते रहो, ठीक है। तो चलो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का दूसरा लेक्चर है हमारा। दूसरे लेक्चर में हम करेंगे क्या, आज सवाल करेंगे। किससे रिलेटेड सवाल करेंगे? कूलम्स लॉ से रिलेटेड सवाल करेंगे। चलो, तो उसमें एक दो टॉपिक हम डाल लेते हैं, ठीक है। कि पहला टॉपिक, एक टॉपिक हमारा मिस हो गया था, या मैंने आज के लिए इस लेक्चर के लिए बचा के रखा था, कि डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फंडामेंटल फोर्सेस। फंडामेंटल फोर्सेस का डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या है, मेरी बात समझना ना, कुछ वाली बात नहीं। देखो, हम जो भी पढ़ते हैं ब्रह्मांड में, हम सब फोर्सेस के बारे में पढ़ते हैं। तो फोर्स क्या पढ़ते हैं भाई? हमारा एक फोर्स होता है सबसे, जो दुनिया में सबसे तगड़ा फोर्स है, उस फोर्स को हम क्या कहते हैं भाई? न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? तो सबसे बड़ा फोर्स क्या है? न्यूक्लियर। न्यूक्लियर फोर्स सबसे ज्यादा है। उससे जो थोड़ा सा कम वीक फोर्स है, कमजोर फोर्स है, वो कौन सा फोर्स है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक। उससे कम फोर्स कौन सा है? कई सारे और जो फोर्सेस आते हैं, वीक फोर्स। और सबसे कमजोर जो फोर्स है वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। अब मैं तुमसे एक सवाल पूछ रहा हूं, ध्यान से समझना। बहुत ही आसान सा सवाल है, तुमको भी मजा आ जाएगा। हम सब जानते हैं कि ये हमारा अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे हमारा क्या है, कोई पॉजिटिव चार्ज है, तो ये दोनों आपस में क्या करेगा? रिपल करेगा, एक दूसरे को रिपल्शन क्रिएट करेगा ना, श्योर बात है। तो जब ये एक दूसरे के लिए क्या क्रिएट करेगा? रिपल्शन क्रिएट करेगा। तो हम सब जानते हैं ये एक दूसरे की अपनी इलेक्ट्रिकल लाइंस को ऐसे बाहर की तरफ आउटवर्ड डायरेक्शन में देगा। अब जैसे ही ये इसको अपने आउटवर्ड डायरेक्शन में देगा, मेरी बात को बहुत ध्यान समझना, तो मैंने आपको बताया था ना कि यहाँ एक मस्त दूर सा प्रेशर डेवलप होता है जिसको कहता है पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर। तो एक बात बताओ, ये दोनों के, इन दोनों फोर्सेस के बीच में आपस में क्या लग रहा है? सर रिपल्सन। क्या दो रिपल्सिव फोर्स के बीच में हम कभी भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा सकते हैं क्या? अरे सर क्या मजाक बात कर रहे हो? ऐसी बात किया करो जो थोड़ी लॉजिकल हो और अपने को समझ में भी आए। अबे मैं झूठ नहीं बोल रहा, समझ मेरी बात। कि जब तुम किसी दो पार्टिकल के बीच में क्या करते हो, क्या करते हो? तुमने क्या किया? दो चार्जेस रखे, ये आपस में क्या कर रहे हैं? रिपल कर रहे हैं। और जब ये आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपल कर रहे होते हैं, तो क्या इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग सकता है? लग सकता है? नहीं सर। कैसे लग सकता है? रिपल्सन फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रिक लाइन अलग अलग डायरेक्शन में भेज रही है, तो कैसे लग सकता है? लग सकता है। सुनो, अगर इन चार्जेस के बीच में मैं हीट एनर्जी इंट्रोड्यूस कर दूं तब। सर ये क्या मजाक था? मैं मजाक नहीं, सच बोल रहा हूं। अगर तुम यहां पे हाईली हीट एनर्जी इंट्रोड्यूस कर दो, तो ड्यू टू हाईली हीट एनर्जी ये इलेक्ट्रिक लाइंस क्या हो जाएंगी? ब्रेक हो जाएंगी। ये इलेक्ट्रिक लाइन क्या हो जाएंगी? टूट जाएंगी, ब्रेक हो जाएगी। और जब ये इलेक्ट्रिक लाइन टूट जाएगी, ब्रेक हो जाएगी,
तो ये हमेशा क्या बचेगा, एक पार्टिकल बचेगा। किसी भी चीज़ को पार्टिकल तब कहोगे जब उसके पास कुछ क्या होगा, मास होगा। अगर उसके पास मास नहीं है तो वो कैसा होगा, पार्टिकल नहीं होगा। तो अगर उसके पास मास है और वो पार्टिकल है तो इनके बीच हम मान ले सेंटर से कुछ दूरी r, तो ये मास इसको क्या मान लिया हमने m1, इसका मास हमने क्या मान लिया m2, इसने इस पे फोर्स लगाया F12 पे, इसने इस पे फोर्स लगाया F21 पे। तो बताओ यूनिवर्सल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स इस पे एक्ट करने लगा, जो कि हमेशा एक अट्रैक्टिव फोर्स होता है। F इज इक्वल टू G m1 m2 बाई आर स्क्वायर, यही फोर्स लगेगा, हाँ या ना। कितना आवाज हो रहा है, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो ये फोर्स कैसा लगने लगेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगने लगेगा, ठीक। तो सबसे बड़ा फोर्स क्या है, न्यूक्लियर फोर्स, और सबसे कमजोर फोर्स कौन सा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। बात सबको समझ में आ रही है, कोई प्रॉब्लम? ठीक है, यहां तक सबको समझ में आ गया कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि हीट एनर्जी जैसे ही हम इंट्रोड्यूस करा देंगे वैसे ही इनका जो फोर्स ऑफ रिपल्शन है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में। किसकी वजह से हो जाएगा, इसकी वजह से हो जाएगा, ठीक है। हीट एनर्जी इंट्रोड्यूस करने के बाद बोलो यहां तक सबको बात समझ में आ गई? हाँ सर आ गई। आगे चलें, चलो भाई बहुत बढ़िया, चलते हैं। अब एक चीज़ है, ये जनरली क्या है ना, हमारा ये न्यूमेरिकल टॉपिक है। इस टॉपिक को हम बात करें तो ये क्वेश्चन के लिए आता है। बहुत से लोग इसको एज अ क्वेश्चन कराते हैं, बहुत से लोग टॉपिक में पढ़ाते हैं। कॉम्पिटिटिव चीज़ है ये, ठीक है। इक्विलिब्रियम, न्यूमेरिकल टॉपिक, ठीक है। अब इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, जैसे समझना, बहुत ही बेसिक सी बात है, बहुत बेसिक सी। सपोज करो यहां पे आपने कोई क्यू चार्ज रखा, ठीक, यहां पे भी आपने कोई प्लस क्यू चार्ज रखा, ठीक। हमने मान लिया इन दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, 10 कूलम दोनों का, या तो 10 कूलम है या दोनों का 5 कूलम है, जैसा भी है, दोनों का क्या है, मैग्नीट्यूड सेम है। तब हम ये मानेंगे, और ये चार्ज हमने ऐसा माना कि किसी लाइन जॉइनिंग से रखा हुआ है, मतलब किसी ये हमारी किसी एक एक्सिस पे ये रखा है, और इसको अगर हम परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करें तो ये हमारा वाई एक्सिस है, ये अपना वाई एक्सिस, ये अपने एक्स एक्सिस पे रखा है। और इसके बीच में अगर हमने कोई क्यू चार्ज रख दिया ये, तो हमको ये बताना है यहां से यहां तक की दूरी इसकी क्या है, आर, ये दूरी यहां से यहां तक कितनी है, आर, ठीक। तो हमें बताना क्या है, हमें ये बताना है कि भैया इस वाले पे नेट फोर्स कितना होगा। भाई नेट फोर्स की जब आप बात निकालोगे तो व्हाट इज नेट फोर्स, नेट फोर्स का मतलब क्या हुआ। देखो नेट फोर्स तो हम वैसे कैलकुलेट करेंगे ना कि वैसे तो सर इस पे जीरो दिख रहा है, कैसे भाई, जितना ये इस पे इधर लगा रहा है उतना ही ये वाला इस पे इधर लगा रहा है, तो जितना ये इधर जाना चाहेगा बीच वाला उतना ही इधर जाएगा, तो इस पे नेट फोर्स कितना हो गया, जीरो। तो मतलब ये कैसा इक्विलिब्रियम है, स्टेबल इक्विलिब्रियम है, लेकिन कहाँ, एक्स एक्सिस पे। ये कहाँ पे है इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम ये कहाँ पे होगा, जिसमें एफ नेट की वैल्यू क्या हो जाए, जीरो। ऐसा सिस्टम जिसके टोटल इस पे लगने वाला फोर्स, इसकी वजह से इस पे लगने वाला फोर्स, इसकी वजह से इस पे लगने वाला फोर्स, दोनों पे फोर्स लगने की वजह से बॉडी अगर हिल नहीं रही है, स्टेबल है, दिस इज कॉल्ड पोजीशन इक्विलिब्रियम। मतलब ऐसा जिसके सारे समेशन ऑफ फोर्सेस की वजह से उस पॉइंट पे नेट रिजल्टेंट फोर्सेस क्या लगने लग जाए, जीरो। कौन सा फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स। भैया इसका सम प्लस इसका सम, टोटल कहां लग गया, बीच में, तो बीच में नेट रिजल्टेंट सम कैसा मिला हमें, जीरो मिल गया। तो ऐसे चार्जेस को हम क्या कहेंगे, इक्विलिब्रियम। अब यहां पे खेल है, बहुत ध्यान समझना। अब अगर इसी चार्ज पार्टिकल को मैं उठा के यहां वाई एक्सिस में रख दूं, यहां पे अगर मैं इस चार्ज को वाई एक्सिस में रख दूं, तब क्या स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा, नहीं सर। हो सकता है सर, क्यों नहीं हो सकता, सुनो कैसे होगा मैं बताता हूं। अब देख सुनना, ये भी प्लस, देख इसका जो मैग्नीट्यूड ये कैसा है, पॉजिटिव है ना चार्ज का।
भाई इसने इसको फोर्स लगाया तो चार्ज पार्टिकल किधर जाएगा, इधर की तरफ जाएगा। ये वाला इस पे फोर्स लगाएगा तो ये वाला चार्ज किधर जाएगा, इधर की तरफ जाएगा। तो इधर मान ले F1 लग गया, इधर मान ले F2 लग गया, ठीक। तो F नेट किधर की तरफ जाएगा, ऐसे बीच में, तो F नेट क्या होगा, बीच में जाएगा। तो उस F नेट की कोई वैल्यू होगी, मतलब ये x एक्सिस पे स्टेबल है, y एक्सिस पे स्टेबल नहीं है। बात समझ में आया, स्टेबल एट x एक्सिस, अनस्टेबल एट y एक्सिस। चार्ज हमारा कैसा है, और जिसको कि हम क्या कहेंगे, इक्विलिब्रियम, मतलब x एक्सिस में ये इक्विलिब्रियम है और y एक्सिस में इक्विलिब्रियम नहीं है। बोलो यहां तक बात सबको समझ में आ गई, कोई कंफ्यूजन? सर नो कंफ्यूजन। सर एक बात बताओ, इसका मतलब यहाँ पे कुछ एंगल होगा थीटा, हाँ ये भी एंगल होगा थीटा, तो सर इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, मतलब जिधर एंगल कॉस, हाँ एकदम सही पकड़ा। क्या इधर क्या हो जाएगा, f cos थीटा, इधर f sin थीटा, तो रिजल्टेंट जो जाएगा उसको आप जोड़ोगे ना, f1 sin थीटा प्लस f2 sin थीटा, या f1 cos थीटा या f2 cos थीटा, आप जोड़ के नेट रिजल्टेंट निकालेंगे, ठीक। एक केस और बता दूं इसमें, ध्यान से समझ लेना, कि अब अगर यहाँ पे चार्ज की वैल्यू माइनस क्यू कर दें तब क्या होगा। अगर मैं यहाँ पे चार्ज की वैल्यू कैसा कर दूं, माइनस क्यू, तब हमारे पास क्या आएगा, समझना। देखो इसको एज अ एग्जाम्पल के तौर पे करते हैं, सुनो। ये हमारा प्लस क्यू चार्ज जिसका मैग्नीट्यूड क्यू है, ये भी हमारा प्लस क्यू चार्ज जिसका मैग्नीट्यूड मान लेते हैं क्यू है। बहुत मेहनत करनी पड़ती है भाई पढ़ाने में, ठीक। इससे हमने क्या कर दिया, कुछ दूरी पे x एक्सिस और y एक्सिस ऐसे डिवाइड कर दिया। यहाँ पे हमने रख दिया कोई नेगेटिव चार्ज पार्टिकल x एक्सिस पे, तो जब हमने x एक्सिस पे नेगेटिव रखा तो ये x एक्सिस पे क्या फाइंड करेगा, इक्विलिब्रियम फाइंड करेगा। लेकिन जैसे ही हम इसको लेके चले गए माइनस क्यू को y एक्सिस पे, तो ये इधर की तरफ फोर्स लगाएगा, ये इधर की तरफ लगाएगा, तो अल्टीमेटली ये जाएगा किधर, इधर की तरफ जाएगा, जाएगा ना, तो इधर भी आपका अनस्टेबल इक्विलिब्रियम लगेगा। अब सुनो, मान लो मैं ये चार्ज पार्टिकल को थोड़ा सा सेंटर पे ना रख के इधर रख दूं, तो इससे दूरी कम है ना, तो ये इससे चिपकना चाहेगा, लेकिन इससे तो दूर हो गया, तो मतलब इधर ये इक्विलिब्रियम नहीं कहलाएगा। बात समझ में आ रही है। नेट चार्ज की वैल्यू इक्विलिब्रियम हम कब लेंगे और कब नहीं लेंगे, ये बातें सबको एकदम अच्छे से क्लियर हो गई ना। तो एक एक करके चलो हम लोग सवाल करते चलें। चलो भैया सवाल करना शुरू करते हैं। अब कोई दिक्कत, एकदम बेसिक से सवाल करेंगे, एकदम बेसिक से सवाल, एकदम बेसिक से होगा। मैं अलाइनमेंट वगैरह चेक कर लो, जब शूट होता है तो थोड़ा सा पीपीटी भाग जाती है, तो उसको मुझे ध्यान रखना पड़ता है। चलो तो भैया शुरू करें। चलिए बहुत बढ़िया, सवाल आ गया सर, अब आ गया वो घड़ी, सॉल्यूशन। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, विच इज बिगर माइनस ए कूलम ऑफ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉनिक चार्ज फ्रॉम वन कूलम ऑफ चार्ज। पहली चीज आपसे कह रहा है कि टोटल चार्ज एक कूलम में कितने चार्जेस आएंगे, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपसे पूछा जा रहा है। तो सुनो मेरी बात, हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन में चार्ज कितना होता है बच्चा, E इज इक्वल टू कितना था, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम चार्ज की बात करता है। एक इलेक्ट्रॉन में हमारे इतने ही चार्ज है ना, कि इससे ज़्यादा चार्ज आएगा नहीं सर, इतना ही आएगा। तो हमको निकालना क्या है, n की वैल्यू निकालनी है। तो सुन लो भाई, बहुत आसान है। हमारे पास फॉर्मूला क्या था, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE। तो मैं आपको यहाँ पे दोबारा रिकॉल करा देता हूँ, ये किसका फॉर्मूला है बच्चा, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज अब हमसे क्या ही कहता है, बहुत आसान। तो हमको यहाँ से n क्या निकालना है, n इज इक्वल टू क्यू बाई ई। क्यू हमको दिया हुआ है 1 कूलम, 1 कूलम अपॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। तो टोटल वैल्यू आएगी 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18। इतने इलेक्ट्रॉन जाएंगे जब आपका 1 कूलम चार्ज ट्रांसफर होगा तो। बोल भाई एकदम सही।
कोई कन्फ्यूजन, किसी तरह की किसी को कोई समस्या सवाल करने में, नो समस्या, एकदम बेसिक। ये सवाल हमारा कैसा है बच्चा लोग, बहुत ध्यान से, एकदम स्कूल लेवल, बेसिक बेसिक। ये हमारा सवाल कैसा है, बेसिक सवाल है। आगे चलते हैं, बहुत बढ़िया। चलो एक सवाल और करते हैं। सॉल्यूशन क्या कहता है, इफ अ बॉडी इज गिवन आउट 10 टू द पावर 9 इलेक्ट्रॉन, मतलब हमको n की वैल्यू दे रखी है 10 टू द पावर 9 इलेक्ट्रॉन एवरी सेकेंड, हाउ मच टाइम, ओ टाइम की वैल्यू पूछ दिया, हाउ मच टाइम रिक्वायर्ड टू गेट टोटल ऑफ 1 कूलम फ्रॉम इट, मतलब कितना समय लग जाएगा 1 कूलम चार्ज को निकालने में। बहुत ही तगड़ा सवाल है, मजा आ जाएगा करने में। तो इसको एक एक स्टेप धीरे धीरे करते हैं। तो पहली चीज तो आपको टोटल चार्ज के बारे में पता नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे, टोटल चार्ज, Q इज इक्वल टू एन ही कर लेंगे। एन की वैल्यू आपको पता है 10 टू दी पावर 9 दी हुई है, 10 टू दी पावर 9 इंटू 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलम दे रखा है। तो ये आपको टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -10 कूलम। यह आपको आ गया Q की वैल्यू। अब आपसे निकालना है टाइम कितना, 1 सेकेंड में। तो निकाल लीजिए 1 सेकेंड अपॉन कितना, 1 कूलम चार्ज कितने में, Q बाई ई की वैल्यू, जो आपको n की वैल्यू आई है Q, 1 सेकेंड पे कितना चार्ज निकला, 1 अपॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर -10। तो ये अगर हम सॉल्व कर लें तो हमारे पास कितना आ जाएगा, लगभग 6.25 इंटू 10 टू द पावर 9 सेकेंड। अब इसको ईयर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर ईयर में कन्वर्ट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 6.25 इंटू 10 टू द पावर 9, ये हमको दिया ना सेकेंड को, अपॉन 1 साल 365 दिन इंटू 24 घंटे इंटू कितना सेकेंड, 3600 सेकेंड, 3600 सेकेंड ईयर। आप चाहें तो इसको ईयर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। आगे चलें, कोई दिक्कत समस्या हो तो आप मुझे बता सकते हैं, कोई समस्या वाली बात इसमें आई थिंक होनी नहीं चाहिए। अब ये वाला जो बहुत प्यारा हमारा सवाल आता है, ये हमारा आया इलेक्ट्रोस्टैटिक से। चलो आओ करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक से हमसे सवाल क्या कह रहा है समझना। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन 2 पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, ठीक है, 2 पॉजिटिव चार्ज है, उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन की बात कर रहा है। चार्ज्ड आयन कैरिंग अ इक्वल चार्ज इज 3.7 इंटू 10 टू द पावर -19 न्यूटन, मतलब दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ रिपल्शन लग रहा है वो कितना न्यूटन लग रहा है, 3.7 इंटू 10 टू द पावर -9 न्यूटन का रिपल्शन लग रहा है। When they are separated by a distance of 5 एंगस्ट्रॉम, आपको यहाँ पे जो डिस्टेंस दिया है वो मीटर में ना देके किस में दे रखा है, एंगस्ट्रॉम में दे रखा है। तो पहले आप इसको मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन आर मिसिंग फ्रॉम द ईच आयन, हर आयन से कितने इलेक्ट्रॉन मिस हो गए। बहुत सरल सा सवाल है भाई, आपको गिवन क्या दे रखा है, तो पहले गिवन लिख लो। एफ की वैल्यू हमको दे रखी है 3.7 इंटू 10 टू द पावर -9 न्यूटन, ठीक है। और हमको क्या देख रखा है, आर की वैल्यू देख रखी है 5 एंगस्ट्रॉम। इसको अगर मीटर में कर दें तो 5 इंटू 10 टू द पावर -10 मीटर आ जाएगा। और हमसे कहा है कि Q1 इज इक्वल टू Q2 बराबर हम Q ले सकते हैं। अगर Q1 Q2 का दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो दोनों को हम Q मान लेते हैं। तो सिंपल सा हमारे पास फॉर्मूला क्या है, F इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। अब हमको फोर्स की वैल्यू दे रखी है ना भाई, अपने को क्या दे रखा है, फोर्स की वैल्यू कितनी, इतनी दे रखी है। तो रखो 3.7 इंटू 10 टू द पावर -9 बराबर 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन 5 इंटू 10 टू द पावर -10 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से आप क्यू स्क्वायर की वैल्यू निकाल लीजिए। तो यहाँ से अगर हम निकाल लें क्यू स्क्वायर बराबर कितना ही मिल जाएगा, 3.7 इंटू 10 टू द पावर -9 इंटू 25 इंटू 10 टू द पावर, स्क्वायर कर दिया ऊपर लेके चला गया, -20 अपॉन
9 इंटू 10⁹9। तो व्हाट यू गेट रिजल्ट, Q इज इक्वल टू, हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो 3.2 इंटू 10⁻19 कूलम। ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई बच्चों, चार्ज की वैल्यू आ गई। अब यहां से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है तो क्या करेंगे, N इज इक्वल टू क्यू बाई ई कर देंगे। तो Q हमारा इतना आ गया, इसको डिवाइडेड बाई ई 1.6 इंटू 10⁻19 से डिवाइड कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा 2। दोनों की बात हमारी क्लियर हो गई। बात यहाँ तक सबको समझ में आ गई? हाँ सर, कोई समस्या वाली बात? नो समस्या सर। न्यूमेरिकल वाले अच्छे सवाल हो रहे हैं, ठीक है। अभी तो वैल्यू रख रख के करा रहे हैं, अभी तो वेरिएबल्स वाले सवाल अभी करूँगा, वो हम करेंगे जब जेईई मेंस का लेके आएंगे 30 क्वेश्चन। एक ऐसे तो हम क्लास में सवाल करते चले आएंगे, लास्ट में हम निकालेंगे हमारा कॉम्पिटेटिव प्रॉब्लम, जिसमें हम 15 नीट के सवाल को टैकल करेंगे और 15 जेईई मेंस में आए हुए सवाल। ये दोनों क्या होंगे, लेटेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे, ठीक। तब तक हमारी फॉर्मूला बैठाना, फॉर्मूले पे क्वेश्चन को रखना, गिवन को पकड़ना, ये सब हम सीख लेंगे। एनसीईआरटी आप लोग इससे बहुत अच्छे तरीके से लगा सकते हैं। आगे चले। मुझे पता है क्वेश्चंस की वीडियो लोग कम देखते हैं, लेकिन भाई क्वेश्चन देखो तभी सवाल लग पाएगा। चलो अगला सवाल हमसे क्या कहना है। क्वेश्चन हमसे कह रहा है अ फ्री पिथ बॉल ए of 8 gram carry a positive charge of 5 into 10⁻⁻8 coulomb. What must be the nature and magnitude of charge that should be given to a second pith ball B fixed 5 centimeter below from ball so that upper is stationary? ये इक्विलिब्रियम का सवाल है। देखो क्या रहा है, समझना ये सवाल कहना क्या चाहता है कि देखो एक पिथ बॉल ये रखी है, ठीक है, और दूसरी बॉल ये रखी है। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है ना, ये आपको दी हुई है कितनी, 5 सेंटीमीटर, ठीक। इसको मान लो बॉल ए, इसको मान लिया बॉल बी। इन दोनों की टोटल दूरी कितनी दे रखी है हमने, 5 सेंटीमीटर की दे रखी है। अब ये वाला जो चार्ज है इसको हम कहा Q2, इसको कह दिया हमने Q1। तो ये दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे, तो जब ये इस पे फोर्स लगाएगा तो ये इधर की तरफ रिपेल होगा, रिपल्शन की वजह, और ये टंगा हुआ है नीचे, तो नीचे की तरफ ये फोर्स लगाएगा जो कि mg के बराबर होगा। इस मास को अगर हम m1 मान लें तो ये m1g हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमें निकालना क्या है कि लगने वाला यहाँ पे जो फोर्स है वो किसको बैलेंस करेगा। ये जो फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स किसको बैलेंस कर रहा है, mg को कर रहा है। बस रख दो F बराबर m1g, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर, अरे यार बराबर क्यों लिख दिया मैं, Q1 Q2 बाई r² बराबर mg, ठीक है। तो मास m1 की वैल्यू हमको दी हुई है कितना, 8 ग्राम। 8 ग्राम को अगर हम किलो में कन्वर्ट कर दें तो कितना हो जाएगा, 8 इंटू 10⁻³ kg, ठीक है। Q1 की वैल्यू अपने को क्या दी हुई है, 5 इंटू 10⁻⁸ कूलम, यही दिया हुआ है ना। और R की वैल्यू हमको क्या दे रखा है, R की वैल्यू 5 सेंटीमीटर, तो 0.05 मीटर, 0.05 मीटर। अब उठा के रख दीजिए वैल्यू, सारी वैल्यू इस फॉर्मूले में उठा के रख दीजिए। मेन हमारे पास फॉर्मूला क्या है, ये, इसमें उठा के आप सारी वैल्यूज को उठा के रख दो। तो जब आप यहाँ पे सारी वैल्यूज रखोगे यू विल गेट योर आंसर। कितना, 9 इंटू 10⁹9 इंटू Q1 की वैल्यू कितनी है, 5 इंटू 10⁻⁸ इंटू Q2 नहीं दिया है, निकालना है, अपॉन 0.05 का स्क्वायर। तो यहाँ से आपको Q2 ही निकालना है ना, तो अब इसको आप सॉल्व करिएगा तो आपको जो Q2 की वैल्यू मिलेगी वो आ जाएगी आपकी 4.36 इंटू 10⁻⁻7 कूलम, जो कि पॉजिटिव चार्ज रहेगा। यहाँ तक बात सबको समझ में आ गई। देखिए आसान सवाल है, बहुत अच्छी तरीके से हो जाया करेगा, ठीक है। तो इसको याद रख लेना। मेन इस क्वेश्चन का जो की पॉइंट क्या है, ये है
कि लगने वाला रिपल्सन फोर्स किसके बराबर होगा, mg के बराबर होगा। की पॉइंट, हर सवाल का उसका एक की पॉइंट होता है, बाकी सब कैलकुलेशन होती है। ये सारी इस तरह की कैलकुलेशन आप करके आए हो किसमें, ग्रेविटेशन में। आगे चलें, चल भाई अगला सवाल, रुक जाओ इसको देख लो, थोड़ा नीचे कर ले। चल ये वाला हमसे सवाल क्या कह रहा है, आइए समझते हैं। सवाल आसान है, अगर आपको आएगा तो बहुत आसान सवाल है। मैं तो कहूँगा कि एक बार आप लोग स्क्रीन क्रॉस करके इस सवाल को सभी बच्चा लोग ट्राई भी करना, बहुत मस्त सवाल है। ये आपको एबिलिटी देगा अच्छे सवाल करने की। टू पार्टिकल ईच हैविंग अ मास ऑफ 5 ग्राम, मास आपको दे रखा है 5 ग्राम, एंड चार्ज इतना दे रखा है 1.0 इंटू 10⁻⁻7 किलो, स्टे इन लिमिटिंग इक्विलिब्रियम। ये इस टेबल पे रखा हुआ है लिमिटिंग इक्विलिब्रियम पे, ठीक है। ऑन अ हॉरिजॉन्टल टेबल विद अ सेपरेशन ऑफ 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस है इनके बीच में, बिटवीन देम द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ईच पार्टिकल एंड द टेबल इज सेम। ठीक है, चलो कह रहा है कि फ्रिक्शन इनके बीच में कैसा लग रहा है, सेम लग रहा है। तो आपको यहाँ पे फ्रिक्शन की वैल्यू निकालनी है म्यू की। और सर सवाल में तो दम है आपके, तो आप दमदार सवाल कर लेते हैं। देखो ये सब बढ़िया सवाल है, मजाक में नहीं कर रहा। तो आपको निकालना क्या है, यहाँ कह रहा है Q1 किसके बराबर है, Q2, दोनों की वैल्यू कितनी दी हुई है, 1.0 इंटू 10⁻⁻7 कूलम, इतना ही दिया हुआ है ना। आपकी R रेडियस की वैल्यू कितनी दी है, 10 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कर ले 0.10 मीटर। ठीक है, मास की वैल्यू कितनी दी हुई है, मास इज इक्वल टू कितना, 5 ग्राम, तो 10⁻³ kg, 5 इंटू 10⁻³ kg, किलोग्राम में कन्वर्ट कर लिया ना। तो यहाँ फोर्स क्या लग रहा है, F बराबर K Q1 Q2 बाई R², Q1 Q2 बाई R² बराबर 9 इंटू, आपको निकालना क्या है सर, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, पहले आओ यहाँ कोने में दबा के कहीं लिख लेते हैं। F बराबर, फ्रिक्शन का फॉर्मूला होता क्या है, म्यू आर। F बराबर म्यू इंटू आर, तो यहाँ से म्यू निकाल लें, पहले F पता चल जाएगा, R से डिवाइड मार देंगे। ठीक है, तो चलो मैं बता देता, जस्ट अ मिनट, पहले अपन यहाँ निकाल लेते हैं इस चीज़ को। K की वैल्यू कितनी है, 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू Q1 Q2 की वैल्यू कितनी है, 1.0 इंटू 10⁻⁻7 का होल स्क्वायर, ओके, अपॉन R² की वैल्यू हमारी कितनी है, 0.10 का होल स्क्वायर। तो ये आपको जो वैल्यू आ जाएगी, दिस इज 0.00009 न्यूटन, ये 9 है बच्चों, 9 न्यूटन, इतना फोर्स आ गया ना। तो हम सब जानते हैं F बराबर म्यू इंटू mg के बराबर होता है। नॉर्मल रिएक्शन हमेशा किसके बराबर है, फोर्स, तो फोर्स किसके बराबर, mg के, तो mg तो उठा के रख दो यहाँ पे। तो यहाँ पहले फ्रिक्शनल फोर्स आप पता कर लीजिए कितना हो जाएगा, म्यू की वैल्यू पता नहीं है, म्यू इंटू मास हमको पता है 5 इंटू 10⁻³ इंटू जी की वैल्यू हमको नहीं पता है, तो 9.8, तो ये कितना आ जाएगा, 0.049 म्यू न्यूटन, इतना आया। तो अब यहाँ से आप म्यू की वैल्यू निकाल लीजिए, तो आपको मिलेगा 0.049 म्यू इज इक्वल टू फोर्स कितना है, इतना, दैट इज 0.009। तो आपको मिलेगा म्यू इज इक्वल टू 0.009 अपॉन 0.049। तो योर आंसर इज 0.1818। तो जो आपको कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मिलेगा टेबल की वजह से, वो कितना मिलेगा, म्यू इज इक्वल टू 0.18। हाँ सर सवाल बढ़िया था, मजा आ गया। तो व्हाट इज की पॉइंट, इस चैप्टर का की पॉइंट ये है, सॉरी चैप्टर बोल दिया, सवाल का की पॉइंट ये है। ऐसे लिख लेना तुम लोग भी कि ऐसे सवाल में की पॉइंट क्या है, कि लगने वाला फ्रिक्शन को हम mg से बराबर कर दें, तो फोर्स हमारा कितना लगेगा, इतना लगेगा। फोर्स को हमने mg से बराबर कर दिया, तो म्यू की वैल्यू इक्वेट करके हम निकाल लेंगे।
कोई समस्या? नो समस्या। आगे चलते हैं। चलो, सवाल क्या कह रहा है? टू आइडेंटिकल चार्जेस, समझना ये बहुत ही बढ़िया सवाल है, सवाल एकदम बढ़िया। देखो मैं यहीं से सारे के सारे वो सवाल लाऊंगा, ठीक है? मतलब तुम जेई के सवाल ले लो, नीट के सवाल ले लो, ये सब प्योर सब्जेक्टिव सवाल है, मतलब किसी किताब के सवाल, ठीक? तो आप किसी किताब को जब फॉलो करोगे तो ऐसे सवाल आपको मिलेंगे। ऐसे सवाल को पहले प्रैक्टिस कर लो, ताकि ऐसे सवाल हमें बोर्ड्स में भी आते हैं, ठीक है? ऐसे सवाल किए रहोगे तो इन्हीं का भाई बिना वैल्यू दिया इन्हीं जैसे सवालों का हमारे पास कॉन्सेप्ट उठ के आता है। किसमें? हमारा जेई में, नीट में। तो ये सवाल तो मैं तो गारंटीज कहता हूँ नीट का सवाल 100%, कोई माई का लाल नहीं रोक सकता। ये सवाल एकदम नीट का है, तो मैच करा लेना, ये एकदम नीट का सवाल है। अब देखो ये पूछा भी कहाँ है? सीबीएसई में पूछा है, ये सीबीएसई ने भी पूछा है। तो जब कभी सीबीएसई नीट कराती होगी तो उसी ये सवाल आया होगा। चलो करते हैं हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन। क्वेश्चन क्या कह रहा है समझा? टू आइडेंटिकल चार्जेस Q each are kept at a distance from R each other, ठीक है? A third charge Q is placed on a line joining the above two charges such that all the three charges in equilibrium। मतलब दो चार्जेस रखे हैं, तीसरे को हम कहाँ रख दें? वो डिस्टेंस पूछ रहा है कि दो चार्जेस अगर ऐसे रखे हैं तो तीसरा का चार्ज हम कहाँ रखें कि तीनों इक्विलिब्रियम में हो जाए। और वही सर याद आ गया, बस तो निकाल लो यार, बहुत आसान सवाल है। सपोज करो कि हमको यहाँ पे हमारा कोई एक चार्ज रखा है जिसकी मैग्नीट्यूड हमने मान ली Q, पॉइंट ले लिया A। इससे कुछ स्ट्रेट पॉइंट पे यहाँ पे हमें कोई दूसरा चार्ज भी क्या रखा है? Q रखा है। अब इससे हम मान लेते हैं कि इसके किसी बीच पॉइंट पे हम अपना कोई दूसरा चार्ज रखते हैं जिसको हमने नाम दे दिया स्मॉल q, दैट पॉइंट B। और ये वाला हमने पॉइंट ले लिया, हमने क्या इसको नाम दे दिया C। तो समझने वाली क्या बात है सरकार? सर यहाँ से यहाँ तक की पूरी दूरी हम क्या ले लें? पहले यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमने ले लिया, मान लीजिए x, ठीक है? तो ये पूरा दूरी कितना है? यहाँ से लेके यहाँ तक की टोटल दूरी है r। तो ये दूरी हमको कितनी मिल जाएगी? r माइनस एक्स, ठीक है ना? तो उठा के रख दो। तो फॉर्मूला हमसे क्या कहता है? F बराबर K Q इंटू Q बाई कौन सा? एक्स स्क्वायर पहले वाले के लिए, इज इक्वल टू कितना करा दे? K Q बाई R माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर वैल्यू निकालो, एक्स स्क्वायर बराबर R माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ओके, तो ये x बराबर कितना मिल जाएगा? R माइनस एक्स। इतनी गणित सबको आती होगी, तो वी विल गेट x बराबर कितना हो जाएगा? R बाई 2। तो डिस्टेंस पता चल गया आधे पे, R के आधे पे रखेंगे तो इक्विलिब्रियम परफॉर्म करेगा, ठीक है ना? तो ये x की वैल्यू हमारी डिस्टेंस कितनी लगेगी? R बाई क्यू, ठीक? तो अब यहाँ से हम q की वैल्यू, स्मॉल q की वैल्यू भी निकालनी है, यहाँ में स्मॉल q की वैल्यू भी निकालनी है। तो जब हमें स्मॉल q की वैल्यू निकालनी है तो सिंपल तरीका है, k q बाई, अब जो डिस्टेंस होगा वो हम क्या रख देंगे? ये रख देंगे, कितना? R बाई 2 का होल स्क्वायर बराबर k कैपिटल Q बाई R स्क्वायर। पूरा लेंगे ना, पूरा R, तो हमको मिलेगा क्या? दैट इज Q इज इक्वल टू Q बाई 4। जब हम बीच में रखेंगे और चार्ज हमारा इक्विलिब्रियम पे होगा बच्चों, तो ये हमेशा ध्यान रखना, जो लगने वाला चार्ज है, जो रखने वाला दूसरा वाला चार्ज है, उसकी वैल्यू हमेशा कितनी आएगी? Q बाई 4 आएगी। ये हमेशा इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको एज अ फॉर्मूला याद कर लो, एज अ फॉर्मूला इसको रट लो, ठीक है? इस कॉन्सेप्ट को एज अ फॉर्मूला एकदम रट लीजिए आप, ठीक है भाई? कोई समस्या? नो समस्या। अगला सवाल करें? बहुत शानदार। चलो एक और सवाल करते हैं, बहुत ही प्यारा सा सवाल है। टू फ्री पॉइंट चार्जेस +4e, एक हमको दिया है +4e
एंड प्लस ई। ई का वैल्यू में जानते हो ना, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन के यहाँ पे बात कर रहा है, ठीक। आर प्लेस्ड अ डिस्टेंस ए, इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो कितनी ए है। वेयर शुड द थर्ड चार्ज क्यू बी प्लेस्ड बिटवीन देम सच दैट द एंटायर सिस्टम में बी इन इक्विलिब्रियम। ऐसा एक का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है तो मतलब ये +4e वाला, तो इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है तो थोड़ा सा उसकी तरफ रखेंगे या उसकी तरफ चार्ज जाएगा, है ना। उस जिसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है चार्ज हमेशा उसकी तरफ शिफ्टेड रहेगा। तो हमसे क्या कह रहा है कि किधर रख दें कि ये चार्ज इक्विलिब्रियम में हो। चलो ट्रिक समझाता हूँ, सवाल क्या करना, बहुत आसान है। फिर उसी तरीके का सवाल हम लोग को मिल गया। सॉल्यूशन क्या ही कह रहा है कि एक चार्ज बच्चों यहां रखा है, दूसरा चार्ज क्या है हमारा, कोई ये है ई। एक चार्ज के हमारा मैग्नीट्यूड दिया है +4e, +4 इंटू ई, और इस पे चार्ज दिया है हमारा +e। अब इसके सेंटर से कुछ लाइन ज्वाइनिंग एक्सिस पास हो रही है, ठीक है। सबसे बड़ी बात है ये दोनों चार्जेस बच्चा क्या करेंगे, आपस में रिपल करेंगे, ये तो तय है। अब जब ये दोनों रिपल करेंगे तो हम ये मान लेते हैं कि इनकी टोटल दूरी ये जो है ये कितनी दी हुई है, a। इनके बीच की टोटल दूरी कितनी दी हुई है, a दी हुई है। तो अगर मैं ऐसा मान लूँ कि मैं यहाँ पे हमारा कोई चार्ज रख दूँ -q, तो ये इसको इधर की तरफ अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, तो ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है। अगर पॉजिटिव होता तो दोनों एक दूसरे को रिपल करते, नेगेटिव है इसलिए दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो इधर हम मान लें कि ये F1 फोर्स से अट्रैक्ट करेगा, ये इसको F2 फोर्स से अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो ये वाला चार्ज भी तो इसको किसी F' से अट्रैक्ट करेगा, तो ये इसकी वजह से इधर रिपल्सन फोर्स भी लगेगा पॉजिटिव वाले का, और ये वाला चार्ज भी इसको इधर की तरफ अपनी तरफ रिपेल करेगा और अट्रैक्ट भी करेगा। बिल्कुल बात है किसी F2 फोर्स से। बहुत शानदार, कोई दिक्कत करना चाहिए। तो अब हम निकालेंगे क्या, सिंपल सी बात है कि जो लगने वाला फोर्स F है, ये F है, तो इधर की तरफ अगर हम ये मान लें कि ये वाला फोर्स जो इधर की तरफ ये लग रहा है ये किसी F' से लग रहा है, तो इसको बराबर कर दें, तो F बराबर F' कर दें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4e इंटू ई अपॉन ए स्क्वायर। ई की वैल्यू मत रखना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4e इंटू क्यू का अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। तो ये वाली दूरी हम कितनी ले सकते हैं, ये वाली दूरी हमने ले ली x, तो ये दूरी हमारी कितनी होगी, a माइनस एक्स। उठा के रख दो, तो यहाँ से आपको जो चार्जेस की वैल्यू मिल जाएगी, तो चार्ज कितना मिलेगा, EX² बाई a²। तो ये तो हमारा चार्ज हो गया, ठीक। अब कहाँ रखे ये हमको चार्जेस की दूसरी वैल्यू पता करनी है। दूसरा सवाल आप करोगे, मुझे कमेंट में इसके आंसर चाहिए, ठीक। कुछ नहीं करना है, अब आपको a माइनस इस वाले डिस्टेंस पे रख के, जो हमने डिस्टेंस ये रखी थी x², अब आपको a माइनस एक्स रख के चार्ज की दूसरी वैल्यू निकाल लेनी है। जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी भैया चार्ज उसकी तरफ शिफ्टेड रहेगा, ठीक है। बात आई समझ में, हाँ सर आ तो गई है लगभग, करके देखते हैं, नहीं आएगा तो बताना, फिर मैं बताऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो अगला सवाल हमसे क्या कहता है, ये भी उसी तरीके का सवाल है। सर सवाल तो सही हो रहा है। 2 point charges of charge value q and small q are placed at a distance of x and x/2 respectively from the third charge of charge value +4q, all the charges being in same straight line। ठीक है, सारे चार्जेस कहाँ रखे हैं, स्ट्रेट लाइन। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड एंड नेचर ऑफ द चार्ज कैपिटल Q such that the net force experienced by charge स्मॉल q इज 0। कि भैया रखने वाला जो नेट Q चार्ज होगा वो 0 कहाँ पे होगा, कहाँ पे उस चार्ज को हम 0 मानेंगे। तो आसान है सवाल, देखो क्या क्या रहा है, सिंपल। आपके पास ये एक पॉइंट है और आपके पास दूसरा पॉइंट है, ठीक।
एक लाइन ज्वाइनिंग की बात कर रहा है। एक चार्ज आपको कितना दिया है समझना। एक जो आपको चार्ज दे रखा है टू चार्ज पर प्लस क्यू एंड क्यू, ठीक है। तो एक को आपने ले लिया प्लस क्यू, दूसरा आपसे क्या कह रहा है क्यू आर प्लेस एज अ डिस्टेंस ऑफ एक्स, और एक रखा है x/4 और दूसरे चार्ज की वैल्यू आपको दी है 4q, तो दूसरा चार्ज हमको दे दिया है 4q। अब इन दोनों की टोटल दूरी कुछ होगी। इसने कहा कि अपने सेंटर पे कुछ रखा किसी सी पॉइंट पे, मान लिया इस पॉइंट को नाम दे दो A, इस पॉइंट को नाम दे दो B, इस पॉइंट को नाम दे दो C। तो जब C पॉइंट पे आपने कोई Q चार्ज रखा तो इधर की तरफ ये फोर्स लगाएगा, फोर्स ऑफ B की, और इधर क्या लगेगा, फोर्स ऑफ A की वजह से एक दूसरे को रिपल करेगा। तो सिंपल है, आप यहाँ पे फोर्स ऑफ A को फोर्स ऑफ B से इक्वेट करा दो। जब आप फोर्स ऑफ A को फोर्स ऑफ B से इक्वेट करा दोगे तो यू विल गेट योर आंसर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4q इंटू क्यू अपॉन x/2, क्योंकि पूरी दूरी तो हमको कितनी दी हुई है x दी हुई, तो आधे पे रखा है तो x/2 का स्क्वायर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इंटू कैपिटल Q बाई x/2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ जो हमें कैपिटल Q की वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 4 इंटू स्मॉल q। ये हमेशा याद रख लेना। ये भी एक सवाल है, इसको तुम एज अ फॉर्मूला रट सकते हो, ठीक। इसको भी आप कैसा कर सकते हैं, एज अ फॉर्मूला रट सकते हैं, बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी कंफ्यूजन के। एक बहुत ही प्यारा सा सवाल है, ठीक है भाई। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया। मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन और कराना चाहता हूँ, जो मैं प्रॉपर क्वेश्चन लिख के कराऊंगा आप लोगों को। आई थिंक यहाँ दिया नहीं है शायद, ठीक है। तो मैं ये क्वेश्चन आप लोगों को पूरा लिखता हूँ। इट्स अ पेंडुलम प्रॉब्लम, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। पेंडुलम प्रॉब्लम है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी प्रॉब्लम है और बहुत बार ये पूछा गया है हमारा। तो मैं यहाँ पे आप सबसे क्वेश्चन लिख देता हूँ पूरा, तो आप लोग एक बार इसको ट्राई करना, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है एकदम आराम से, या तो मैं इसको नेक्स्ट वाले लेक्चर्स में करा दूंगा, वो ज़्यादा सही है, ठीक है। मैं नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चंस थोड़ा सा पेंडुलम प्रॉब्लम के 2-4-5 सवाल और अच्छे लेकर आ जाऊंगा, और स्टार्टिंग के 2-3 क्वेश्चन हम करेंगे। देन उसके बाद हम अपना नेक्स्ट लेक्चर लेके आएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक। तो आपको कूलम्स लॉ की बातें यहाँ पे समझ में आ गई ना, कि कूलम्स लॉ क्या है, कैसा है, इस पे कैसे सवाल आते हैं। ज़्यादातर कूलम्स लॉ के सवाल इक्विलिब्रियम से आते हैं, ठीक। थोड़े से जेईई मेंस के भी और PYQs भी मैं कराता चलूँगा, ठीक। मैंने जैसा कि आप लोगों को बता ही रखा है, ठीक है। तो चलते हैं, आप लोग भी सवाल लगा लीजिए, कोई एक बेसिक किताब खरीद लीजिए। 12th में आप सभी लोग अभी जाने वाले हैं, ठीक। इसीलिए मैं बहुत पहले से लेक्चर्स डाल रहा हूँ। 11th वालों के लिए तो लगभग एक पूरी यूनिट डाल रखी है, कि जब तक वो करेंगे, काइनेमेटिक्स पूरा यूनिट डाल रखा है, जब तक वो वेक्टर 1D 2D प्रोजेक्टाइल करेंगे तब तक मैं उनका NLM डाल दूंगा। इधर मैं तब तक मैं लेके आ जाऊंगा आपका पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उधर NLM चलेगा तो इधर करंट इलेक्ट्रिसिटी चलेगा, ठीक है ना। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अच्छे से पढ़ते रहिए, आराम से करते रहिए, ठीक है। मिलते हैं, पढ़ते रहो सब लोग, तब तक के लिए ओके बाय।